मृणालिनी, तुम। एपिसोड 6। हम मई के आरंभ में मृणालिनी रायबाड़ी पहुंचे थे। वहां पहुंचने का समय, जैसा कि अरिंदम ने कहा था, पहली अबाबीलों और ब्लूबेल के फूलों के साथ आया था। ये सबसे अच्छा समय होता, गर्मियों के पूरी तरह फैलने से पहले, और घाटी में अजेलिया के फूल अपनी सुगंध की उदारता बिखेर रहे होते तथा गहरे रक्त लाल रोडोडेंड्रॉन खिले हुए होते। मुझे याद है, हम मोटर से गए थे। सुबह कोलकाता से निकले थे जब भारी बारिश हो रही थी, और लगभग 5 बजे मृणालिनी रायबाड़ी पहुंचे, चाय के समय पर। मैं आज भी अपने आप को साफ साफ देख सकती हूँ, हमेशा की तरह कुछ असंगत से कपड़े पहने हुए, जबकि मेरी शादी को अभी केवल 7 सप्ताह ही हुए थे। मैंने हल्के भूरे रंग की एक सादी सूती साड़ी पहन रखी थी, जिसकी लाल किनारी उसे नई नवेली दुल्हन का आभास दे रही थी। गले में मां की दी हुई पतली सी सोने की चेन और कंधों पर हल्की ऊनी शॉल थी। उसके ऊपर जल्दबाजी में पहना हुआ एक ढीला ढाला बरसाती कोट था, जो मुझ पर इतना बड़ा था कि लगभग पैरों तक लटक रहा था। उस समय मुझे लगा था कि बारिश से बचने के लिए यही सबसे उचित होगा। हालांकि उसकी लंबाई मुझे कुछ और लंबा अवश्य दिखा रही थी। मुझे लगा था कि यह मौसम के प्रति एक संकेत था, और उसकी लंबाई ने मेरी ऊंचाई में कुछ इंच और जोड़ दिए थे। मैंने अपने हाथों में लंबे दस्ताने पकड़े हुए थे और एक बड़ा चमड़े का हैंडबैग उठा रखा था। ये कोलकाता की बारिश है। जब हम चले तो अरिंदम ने कहा था, तुम देखना, जब हम मृणालिनी रायबाड़ी पहुंचेंगे तो तुम्हारे लिए सूरज चमक रहा होगा। और वह सही था, क्योंकि तीस्ता बाजार पहुंचते पहुंचते बादल हमारा साथ छोड़ चुके थे। वे हमारे पीछे हट गए थे और हमारे सिरों के ऊपर विशाल नीला आकाश तथा सामने एक सफेद सड़क छोड़ गए थे। मैं सूरज देखकर प्रसन्न हुई, क्योंकि अंधविश्वासी ढंग से मैं बारिश को दुर्भावना का संकेत मानती थी, और कोलकाता के भारी धूसर आकाश ने मुझे मौन कर दिया था। अब बेहतर महसूस कर रही हो? अरिंदम ने पूछा, और मैं मुस्कुरा दी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और सोचने लगी कि उसके लिए यह कितना सरल था। वह अपने ही घर जा रहा था, हॉल में प्रवेश करेगा, पत्र उठाएगा, चाय के लिए घंटी बजाएगा। मैं सोचने लगी कि मेरी घबराहट का उससे कितना अंदाजा था, और क्या उसका प्रश्न अब बेहतर महसूस कर रही हो यह दर्शाता था कि वह समझ गया था। कोई बात नहीं, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी चाय चाहिए होगी, उसने कहा। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, क्योंकि हम सड़क के एक मोड़ पर पहुंच गए थे और हमें गति धीमी करनी थी। तब मुझे समझ आया कि उसने मेरी चुप्पी को थकान समझ लिया था, और उसके मन में यह विचार भी नहीं आया था कि मैं मृणालिनी रायबाड़ी पहुंचने से उतनी ही भयभीत थी जितनी कि मैंने कल्पना में उसके लिए लंबे समय से लालसा की थी। अब जब वह क्षण सामने आ गया था तो मैं चाहती थी कि वह टल जाए। मेरा मन करता था कि हम रास्ते के किसी छोटे से सराय में रुक जाएं और वहां के कॉफी कक्ष में किसी अनजान सी आग के पास बैठे रहें। मैं चाहती थी कि मैं केवल सड़क पर चलने वाली एक यात्री रहूं, अपने पति से प्रेम करने वाली एक नवविवाहिता रहूं। मैं वह स्त्री नहीं बनना चाहती थी जो पहली बार मृणालिनी रायबाड़ी जा रही थी, अरिंदम राय चौधरी की पत्नी बनकर। हम कई मित्रवत गांवों से गुजरे, जहां छोटे छोटे घरों की खिड़कियों में एक अपनापन झलकता था। एक स्त्री जिसने अपनी बाहों में एक बच्चे को थाम रखा था, दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे देखकर मुस्कुराई, जबकि एक पुरुष बाल्टी उठाए कुएं की ओर जाते हुए सड़क पार कर रहा था। मेरी इच्छा हुई कि हम भी उनमें से एक हो जाते, शायद उनके पड़ोसी। शाम के समय अरिंदम किसी छोटे से घर के फाटक पर पाइप पीते हुए झुककर खड़ा होता, इस बात पर गर्व करता कि उसने स्वयं एक बहुत ऊंचा हॉलीहॉक का पौधा उगाया है, और मैं अपनी रसोई में व्यस्त रहती, जो बिल्कुल साफ सुथरी होती जैसे सुई की नोक, और रात के भोजन के लिए मेज सजाती। ड्रेसर पर एक अलार्म घड़ी होती जो जोर से टिक टिक करती रहती, और चमकती हुई प्लेटों की एक कतार सजी होती। भोजन के बाद अरिंदम अपने जूते आग की जाली के पास रखकर अखबार पढ़ता, और मैं ड्रेसर की दराज से रफू करने के लिए कपड़ों का एक बड़ा ढेर निकालती।
निश्चित रूप से ऐसा जीवन शांतिपूर्ण और स्थिर होता, और शायद आसान भी, क्योंकि उसमें किसी निश्चित स्तर या मानक को बनाए रखने की मांग नहीं होती। बस 2 मील और देख रही हो वहां पहाड़ी की चोटी पर पेड़ों की वह विशाल पट्टी जो घाटी की ओर ढलान में जाती है और जिसके पार नदी का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। वहीं अंदर मृणालिनी रायबाड़ी है, वे उसके जंगल हैं। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और उसे कोई उत्तर नहीं दिया। अब मुझे अपने भीतर घबराहट की एक तीखी चुभन महसूस हो रही थी, एक बेचैन कर देने वाली घबराहट जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। मेरी प्रसन्न उत्तेजना समाप्त हो चुकी थी, मेरा सुखद गर्व गायब हो गया था। मैं उस बच्चे जैसी हो गई थी जिसे पहली बार स्कूल भेजा जा रहा हो, या उस छोटी अनुभवहीन नौकरानी जैसी जो कभी घर से बाहर नहीं निकली और अब नौकरी की तलाश में किसी नए स्थान पर जा रही हो। विवाह के इन संक्षिप्त 7 सप्ताहों के दौरान मैंने जितना भी आत्मविश्वास किसी तरह प्राप्त किया था, वह अब किसी फटे हुए चिथड़े की तरह लग रहा था जो हवा में असहाय होकर फड़फड़ा रहा हो। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब मुझे व्यवहार की सबसे साधारण बातें भी नहीं मालूम रहीं। मुझे ये भी समझ नहीं आता कि दायां हाथ कौन सा है और बायां कौन सा, कब खड़ा होना है, कब बैठना है, रात के भोजन पर कौन सा चम्मच और कौन सा कांटा इस्तेमाल करना है। तुम्हें यह बरसाती कोट उतार देना चाहिए, उसने मेरी ओर नीचे देखते हुए कहा। यहां तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, और अपना वह मजेदार सा छोटा फर भी ठीक कर लो। बेचारी, मैं तुम्हें इस तरह जल्दबाजी में यहां ले आया, जबकि शायद तुम्हें कोलकाता में बहुत सारे कपड़े खरीद लेने चाहिए थे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम्हें आपत्ति ना हो, मैंने कहा। ज्यादातर औरतें कपड़ों के अलावा किसी और बात के बारे में सोचती ही नहीं, उसने अनमने ढंग से कहा। तभी एक मोड़ पार करते ही हम एक चौराहे पर पहुंचे जहां से एक ऊंची दीवार शुरू होती थी। लो हम आ गए, उसने कहा। उसकी आवाज में उत्साह की एक नई लहर थी, और मैंने कार की चमड़े की सीट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। सड़क मुड़ी और हमारे सामने बाईं ओर एक चौकीदार के मकान के पास 2 ऊंचे लोहे के फाटक दिखाई दिए, जो भीतर जाती लंबी सड़क के लिए पूरी तरह खुले हुए थे। जैसे ही हम उनके बीच से गुजरे, मैंने चौकीदार के मकान की अंधेरी खिड़की से कई चेहरों को झांकते देखा, और पीछे की ओर से एक बच्चा दौड़ कर आया जो कौतूहल से हमें देख रहा था। मैं अपनी सीट से और सिमट गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि वे चेहरे खिड़की पर क्यों थे और वह बच्चा मुझे उस तरह क्यों घूर रहा था। वे देखना चाहते थे कि मैं कैसी दिखती हूं। मैं उनकी कल्पना कर सकती थी। वे अब अपनी छोटी सी रसोई में उत्साह से बातें कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे। बस उसकी टोपी का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दिया, वे कहते होंगे। उसने अपना चेहरा तो दिखाया ही नहीं। खैर, कल तक सब पता चल जाएगा, घर से खबर आ जाएगी। शायद अंततः उसने मेरी झिझक का कुछ अनुमान लगा लिया था, क्योंकि उसने मेरा हाथ थाम लिया, उसे चूम लिया और बात करते हुए हल्का सा हंस पड़ा। अगर लोगों में थोड़ी बहुत उत्सुकता हो तो उसका बुरा मत मानना। हर कोई यह जानना चाहेगा कि तुम कैसी हो। पिछले कई हफ्तों से शायद वे इसी के बारे में बातें कर रहे होंगे। तुम्हें बस वही रहना है जो तुम हो, फिर वे सब तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। और घर की बिल्कुल चिंता मत करना, मिसेस चारूबाला लाहिड़ी सब कुछ संभालती हैं। सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देना। शुरू में शायद वह तुम्हारे साथ कुछ रूखी रहेंगी, कहना पड़ेगा वह बड़ी असाधारण स्वभाव की स्त्री है, लेकिन उसे लेकर परेशान मत होना। वह बस उनका व्यवहार करने का ढंग है। वे झाड़ियां देख रही हों, जब हाइड्रेंजिया के फूल खिलते हैं तो यह पूरा हिस्सा मानो नीली दीवार जैसा दिखाई देता है। मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं उस लड़की के बारे में सोच रही थी जिसने बहुत समय पहले किसी गांव की एक छोटी सी दुकान से एक चित्रयुक्त पोस्टकार्ड खरीदा था, और फिर धूप में बाहर निकलकर उसे अपने हाथों में घुमाते हुए अपनी खरीद से प्रसन्न होकर सोचा था, ये मेरे एल्बम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। मृणालिनी रायबाड़ी, क्या ही सुंदर नाम है। और अब मैं यहीं की थी, यही मेरा घर था। मैं लोगों को पत्र लिखती और कहती, हम पूरी गर्मियां
मृणालिनी रायबाड़ी में रहेंगे, तुम्हें जरूर आकर हमसे मिलना चाहिए। और मैं इसी सड़क पर चला करती जो इस समय मेरे लिए अनजान और अपरिचित थी, लेकिन तब मुझे उसके हर मोड़, हर घुमाव का पूरा पूरा ज्ञान होगा। मैं देखूंगी कि माली ने कहाँ झाड़ियों की छटाई की है, कहाँ किसी शाखा को काटा है, और उसे देखकर संतोष से सिर हिलाऊंगी। मैं लोहे के फाटक के पास बने उस चौकीदार के मकान पर किसी आत्मीय काम से रुकूंगी और पूछूंगी, तो आज पैर कैसा है? और वह बूढ़ी औरत, जिससे अब मेरे बारे में कोई जिज्ञासा नहीं रह जाएगी, मुझे स्नेहपूर्वक अपनी रसोई में आने का निमंत्रण देगी। मुझे अरिंदम से ईर्ष्या होने लगी। वह कितना निश्चिंत और सहज था। उसके होठों पर जो हल्की सी मुस्कान थी, वह बता रही थी कि अपने घर लौटकर वह कितना प्रसन्न था। वह समय मुझे बहुत ही दूर प्रतीत होता था, जब मैं भी मुस्कुराऊंगी और पूरी तरह सहज हो जाऊंगी। मैं चाहती थी कि वह समय जल्दी आ जाए, यहां तक कि मैं बूढ़ी भी हो चुकी होती, बाल सफेद हो गए होते, चाल धीमी पड़ गई होती, और इस घर में रहते हुए मुझे कई वर्ष बीत चुके होते। कुछ भी स्वीकार था, बस ये संकोची मूर्ख सी प्राणी न रहूं, जैसी उस समय मैं स्वयं को महसूस कर रही थी। हमारे पीछे फाटक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। धूल भरी मुख्य सड़क अब आंखों से ओझल हो चुकी थी, और तभी मुझे एहसास हुआ कि यह वह सड़क नहीं थी जिसकी मैंने मृणालिनी रायबाड़ी की ओर जाने वाले मार्ग के रूप में कल्पना की थी। ये कोई चौड़ी खुली बजरी की सड़क नहीं थी, जिसके दोनों ओर करीने से कटी हुई घास हो और जिसे रेख तथा झाड़ू से बराबर समतल रखा जाता हो। ये रास्ता सांप की तरह बल खाता हुआ आगे बढ़ता था। कई जगहों पर तो वह किसी पगडंडी से भी अधिक चौड़ा नहीं था। हमारे सिरों के ऊपर पेड़ों की एक विशाल स्तंभ पंक्ति सी छाई हुई थी, जिनकी शाखाएं एक दूसरे की ओर झुककर आपस में उलझी हुई थीं, और हमारे ऊपर वृक्षों की शाखाएं एक दूसरे में इस प्रकार गूंथ गई थीं, मानो किसी प्राचीन मंदिर का विशाल मंडप हमारे ऊपर तन गया हो। दोपहर का सूरज भी उन आपस में गूंथी हुई हरी पत्तियों को भेद नहीं सकता था। वे इतनी घनी होकर एक दूसरे में लिपटी थीं कि केवल हल्की हल्की कांपती हुई गर्म रोशनी के छोटे छोटे धब्बे ही बीच बीच में उतरकर उस रास्ते पर सुनहरे चित्ते बना देते थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, पूर्ण निस्तब्धता। मुख्य सड़क पर पश्चिम की प्रसन्न हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और बाड़ों की घास को एक साथ नचा रही थी, लेकिन यहां हवा का नामो निशान नहीं था। यहां तक कि कार के इंजन की आवाज भी बदल गई थी। अब वह पहले की अपेक्षा धीमी, मध्यम और संयत स्वर में धड़क रही थी। जैसे जैसे रास्ता घाटी की ओर उतरता गया, पेड़ हमारे और निकट आते गए। विशाल बीच के वृक्ष, जिनके चिकने, दूधिया, सफेद तने अत्यंत सुंदर थे, अपनी असंख्य शाखाएं एक दूसरे की ओर उठाए हुए, और दूसरे वृक्ष, जिनके नाम तक मैं नहीं जानती थी, इतने पास आ गए कि मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकती थी। हम आगे बढ़ते रहे। हमने एक छोटे से पुल को पार किया, जिसके नीचे एक संकरी धारा बह रही थी। फिर भी यह रास्ता, जो किसी रास्ते जैसा बिल्कुल नहीं लगता था, एक जादुई फीते की तरह अंधेरे और शांत जंगल के बीच बल खाता हुआ आगे बढ़ता रहा, मानो जंगल के सबसे गहरे हृदय तक पहुंच रहा हो। फिर भी कहीं कोई खुला स्थान नहीं था, ऐसा कोई विस्तार नहीं जहां किसी घर के होने की कल्पना की जा सके। उसकी यह अनंत लंबाई मेरी नसों पर बोझ डालने लगी। मैंने सोचा, शायद अगले मोड़ पर या फिर उसके बाद वाले मोड़ पर घर दिखाई देगा, लेकिन हर बार जब मैं अपनी सीट पर आगे झुककर देखने की कोशिश करती, मुझे निराशा ही हाथ लगती। वहां न कोई घर था, न कोई मैदान, न कोई विस्तृत और स्वागत करता हुआ बगीचा, केवल गहरा मौन और घना जंगल। चौकीदार के मकान का फाटक अब केवल एक स्मृति बन चुका था, और मुख्य सड़क मानो किसी दूसरे समय, किसी दूसरी दुनिया की चीज लगने लगी थी। अचानक मैंने आगे उस अंधेरे रास्ते में एक खुला स्थान देखा और आकाश का एक टुकड़ा दिखाई दिया। अगले ही क्षण घने वृक्ष विरल हो गए। वे अनजान झाड़ियां गायब हो गईं और हमारे दोनों ओर रंग की एक विशाल दीवार खड़ी थी, रक्तिम लाल, जो हमारे सिरों से बहुत ऊपर तक उठी हुई थी। हम रोडोडेंड्रॉन के बीच पहुंच चुके थे,
उनका इस प्रकार अचानक सामने आ जाना कुछ ऐसा था जिसने मुझे स्तब्ध ही नहीं, लगभग विचलित कर दिया। जंगल ने उनके लिए मुझे बिल्कुल तैयार नहीं किया था। उनके गहरे लाल चेहरे मुझे चौंका गए। वे एक दूसरे के ऊपर इतनी अविश्वसनीय प्रचुरता से सघन होकर खिले थे कि कहीं कोई पत्ती दिखाई नहीं देती थी, न कोई टहनी। केवल वत्स्थल सा रक्तिम लाल रंग, गाढ़ा, विलासपूर्ण और कल्पनातीत, उन सभी रोडोडेंड्रॉन से बिल्कुल अलग जिन्हें मैंने पहले कभी देखा था। मैंने अरिंदम की ओर देखा। वह मुस्कुरा रहा था। पसंद आए? उसने पूछा। मैंने थोड़ा हाँफते हुए उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मुझे स्वयं भी विश्वास नहीं था कि मैं सच कह रही हूं या नहीं। मेरे लिए तो रोडोडेंड्रॉन हमेशा एक घरेलू साधारण सा पौधा था, पूरी तरह परंपरागत, हल्के बैंगनी या गुलाबी रंग का, जो गोल क्यारियों में करीने से एक दूसरे के पास लगाया जाता था। लेकिन ये तो मानो दैत्य थे, आकाश की ओर सिर उठाए हुए किसी सैनिक बटालियन की तरह घनी कतारों में खड़े। वे मुझे अत्यधिक सुंदर लगे, इतने सुंदर कि भय उत्पन्न हो, इतने शक्तिशाली कि वे पौधे ही न लगे। अब हम घर से अधिक दूर नहीं थे। मैंने देखा कि रास्ता चौड़ा होकर वैसा ही फैलाव लेने लगा था जैसा मैं पहले से सोचती आई थी। हमारे दोनों ओर अब भी रक्तिम फूलों की वह दीवार चली आ रही थी। हमने अंतिम मोड़ लिया और इस प्रकार हम मृणालिनी रायबाड़ी पहुंच गए। हाँ, वही था, वही मृणालिनी रायबाड़ी जिसकी मैंने कल्पना की थी, वही मृणालिनी रायबाड़ी जो वर्षों पहले मेरे चित्रयुक्त पोस्टकार्ड पर था। वह अनुपम गरिमा और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति था, इतना उत्कृष्ट, इतना निर्दोष जितना मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वह हरी मुलायम घास और काई से ढके लौनों की गोद में बना था। उसकी चौड़ी चौड़ी छतरी नुमा सीढ़ियां बागों की ओर उतरती थीं और बाग नदी की ओर। जब हमारी कार चौड़े पत्थर के सोपानों तक पहुंची और खुले मुख्य द्वार के सामने आकर रुकी, तब मैंने जालीदार खिड़कियों में से एक से देखा कि विशाल हॉल लोगों से भरा हुआ था। उसी क्षण मैंने अरिंदम को धीमे स्वर में गाली बड़बड़ाते सुना। धत्त तेरे की उस औरत को, वह अच्छी तरह जानती है कि मैं यह सब बिल्कुल नहीं चाहता था। और उसने झटके से ब्रेक लगा दिए। क्या बात है? मैंने पूछा। वे सब लोग कौन हैं? मुझे डर है कि अब तुम्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा, उसने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। मिसेस चारूबाला लाहिड़ी ने घर और संपत्ति के पूरे स्टाफ को हमें स्वागत करने के लिए इकट्ठा कर लिया है। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने थोड़ा घबराते हुए दरवाजे का हैंडल टटोल कर पकड़ा। लंबे सफर के कारण मुझे हल्की सी मितली महसूस हो रही थी और अब ठंड भी लग रही थी। जैसे ही मैं कुंडी खोलने की कोशिश कर रही थी, बटलर सीढ़ियों से नीचे आया। उसके पीछे एक फुटमैन था। उसने मेरे लिए दरवाजा खोला। वह बूढ़ा था। उसका चेहरा दयालु लग रहा था। मैंने ऊपर देखकर उसे मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह उसे देख पाया, क्योंकि उसने मेरे हाथ के बजाय गलीचा और मेरा छोटा सा ड्रेसिंग केस उठा लिया। फिर वह अरिंदम की ओर मुड़ा और उसी समय मुझे कार से उतरने में सहायता करने लगा। तो निताई, हम आ गए। अरिंदम ने अपने दस्ताने उतारते हुए कहा। जब हम कोलकाता से निकले थे तब बारिश हो रही थी। लगता है यहां तुम्हें उसका सामना नहीं करना पड़ा। सब लोग ठीक हैं? जी हाँ सर, धन्यवाद सर। नहीं, कुल मिलाकर यहाँ पूरा महीना सूखा ही रहा है। आपको घर वापस देखकर खुशी हुई और आशा है कि आप स्वस्थ रहे होंगे। मैडम भी। हाँ, हम दोनों ठीक हैं, धन्यवाद निताई। सफर के कारण कुछ थके हुए हैं और चाय का इंतजार है। मुझे इस तरह की व्यवस्था की उम्मीद नहीं थी। मिसेस चारूबाला लाहिड़ी का आदेश है सर। मुझे इसका अनुमान लगा लेना चाहिए था। आओ, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और फिर तुम्हें अपनी चाय मिल जाएगी। हम दोनों साथ साथ सीढ़ियां चढ़े। निताई और फुटमैन मेरे गलीचे और मेरे बरसाती कोट को लेकर पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे अपने पेट के निचले हिस्से में हल्का सा दर्द और गले में घबराहट के कारण एक कसाव महसूस हो रहा था। अब मैं अपनी आंखें बंद कर सकती हूँ, पीछे मुड़कर देख सकती हूँ और स्वयं को वैसा देख सकती हूँ जैसी मैं उस समय रही होंगी।
घर की देहरी पर खड़ी एक पतली असहज सी आकृति, अपनी सादी सूती साड़ी में अपने पसीने से नम हाथों में लंबे दस्ताने पकड़े हुए मैं उस विशाल पत्थर के हॉल को देख सकती हूँ। पुस्तकालय की ओर खुले हुए चौड़े दरवाजे, दीवारों पर पुराने राजाओं रानियों और पूर्वजों के विशाल तैलचित्र टंगे थे। वह सुंदर सीढ़ी जो संगीतकारों की गैलरी तक जाती थी, और वहां हॉल में एक के पीछे एक कतार में खड़े लोग जो आगे पत्थर के गलियारों तक और भोजन कक्ष तक फैले हुए थे। चेहरों का एक समुंदर था। वे मुंह खोले उत्सुकता से मुझे देख रहे थे, मानो वे किसी फांसी के तख्ते के चारों ओर खड़ी भीड़ हों और मैं वह अपराधी हूं जिसके हाथ पीछे बांध दिए गए हों। उस चेहरों के समुंदर में से कोई आगे बढ़ा। एक लंबी दुबली पतली स्त्री जिसने गहरे काले कपड़े पहन रखे थे। उसकी उभरी हुई गाल की हड्डियां और बड़ी ढसी हुई आंखें उसके चेहरे को खोपड़ी जैसा बना रही थीं। कागज जैसी सफेद त्वचा जो एक कंकाल जैसे शरीर पर टिकी हुई थी। वह मेरी ओर आई। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे उसकी गरिमा और आत्मसंयम से ईर्ष्या हुई, लेकिन जब उसने मेरा हाथ थामा तो उसका हाथ ढीला और भारी था, मृत्यु जैसा ठंडा, और मेरी हथेली में वह किसी निर्जीव वस्तु की तरह पड़ा हुआ लगा। ये मिसेस चारुबाला लाहिड़ी हैं। अरिंदम ने कहा, और वह बोलने लगी। फिर भी उसका वह मृत सा हाथ मेरे हाथ में ही था। उसकी ढसी हुई आंखें मेरी आंखों से कभी नहीं हटी, जिससे मेरी अपनी आंखें डगमगाने लगीं और मैं उसकी ओर देख नहीं पाई। उसी क्षण उसका हाथ मेरी हथेली में हिला, उसमें जीवन लौट आया और मुझे असहजता तथा लज्जा की एक अनुभूति हुई। अब मुझे उसके शब्द याद नहीं हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने अपनी ओर से और पूरे स्टाफ की ओर से मेरा मृणालिनी रायबाड़ी में स्वागत किया था। वह एक कठोर औपचारिक भाषण था जो इस अवसर के लिए पहले से तैयार किया गया था। उसकी आवाज उतनी ही ठंडी और निर्जीव थी जितने ठंडे और निर्जीव उसके हाथ लगे थे। जब वह समाप्त हुई तो वह ऐसे प्रतीक्षा करने लगी जैसे मेरे उत्तर की अपेक्षा कर रही हो। मुझे याद है कि मेरा चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया था। मैंने किसी तरह धन्यवाद के कुछ शब्द बुदबुदाए और अपनी घबराहट में दोनों दस्ताने गिरा दिए। वह उन्हें उठाने के लिए झुकी और जब उसने उन्हें मुझे वापस दिया तो मैंने उसके होठों पर तिरस्कार भरी एक हल्की मुस्कान देखी। उसी क्षण मुझे लगा कि उसने मुझे असभ्य और अशिष्ट समझ लिया है। उसके चेहरे के भाव में कुछ ऐसा था जिसने मेरे भीतर बेचैनी पैदा कर दी। यहां तक कि जब वह पीछे हट गई और बाकी लोगों के बीच जाकर खड़ी हो गई, तब भी मैं उस काली आकृति को सबसे अलग, अकेली और पृथक देख सकती थी। और उसकी चुप्पी के बावजूद मुझे पता था कि उसकी नजरें मुझ पर ही थीं। अरिंदम ने मेरी बांह थामी और धन्यवाद के कुछ शब्द कहे। वह बिल्कुल सहज था, पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ, बिना किसी झिझक के, मानो ऐसा भाषण देना उसके लिए कोई प्रयास ही न हो। फिर वह मुझे चाय के लिए पुस्तकालय में ले गया। हमारे पीछे दरवाजे बंद कर दिए और हम फिर से अकेले रह गए। 2 कॉकर स्पैनियल कुत्ते आग के पास से हमारी ओर आए ताकि हमारा स्वागत कर सकें। वे अरिंदम के ऊपर अपने पंजे रखकर खड़े हो गए। उनके लंबे रेशमी कान स्नेह से पीछे की ओर खींचे हुए थे। उनकी नाकें उसके हाथों को ढूंढ रही थीं। फिर वे उसे छोड़कर मेरी ओर आए और मेरे पैरों को सूंघने लगे, कुछ अनिश्चितता और कुछ संदेह के साथ। उनमें से एक माँ थी जिसकी एक आंख अंधी थी। जल्द ही वह मुझसे ऊब गई और एक हल्की सी गुर्राहट के साथ वापस आग के पास चली गई। लेकिन जैस्पर, छोटा वाला, अपनी नाक मेरी हथेली में रख दी और अपनी ठुड्डी मेरे घुटने पर टिका दी। उसकी आंखों में एक गहरा अर्थ था, और जब मैंने उसके रेशमी कानों को सहलाया तो उसकी पूंछ जोर जोर से हिलने लगी। जब मैंने अपनी टोपी उतार दी और अपना वह बेकार सा छोटा फर भी निकालकर दस्तानों और बैग के साथ खिड़की की चौड़ी सीट पर रख दिया तो मुझे कुछ बेहतर महसूस हुआ। वह एक गहरा, आरामदायक कमरा था जिसकी दीवारें छत तक किताबों से भरी हुई थीं। ऐसा कमरा जिसे कोई पुरुष कभी छोड़ना न चाहे यदि वह अकेला रहता हो। एक बड़े खुले अग्निकुंड के पास मजबूत कुर्सियां रखी थीं। दोनों कुत्तों के लिए टोकरियां भी थीं, लेकिन मुझे लगा कि वे उनमें कभी बैठते नहीं होंगे क्योंकि कुर्सियों की गद्दियों में उनके बैठने के स्पष्ट निशान थे। लंबी खिड़कियां,
बाहर लॉन की ओर खुलती थी और लॉन के पार दूर नदी की चमक दिखाई देती थी। उस कमरे में एक पुरानी शांत सी गंध थी, मानो उसकी हवा में बहुत कम परिवर्तन आया हो। भले ही शुरुआती गर्मियों में वहां मीठी बकाइन की सुगंध और गुलाबों की महक लाई जाती रही हो, इस कमरे में आने वाली कोई भी हवा, चाहे वह बगीचे से आती या नदी की ओर से, अपनी पहली ताजगी खो देती और स्वयं इस अपरिवर्तनशील कमरे का हिस्सा बन जाती, किताबों के साथ एक हो जाती जो सीलन भरी थीं और जिन्हें कभी पढ़ा नहीं जाता था। उस घुमावदार नक्काशीदार छत, गहरे लकड़ी के पैनलों और भारी पर्दों के साथ एक हो जाती। वह एक प्राचीन काई लगी हुई गंध थी, ऐसी गंध जैसे किसी शांत चर्च की, जहां कभी कभार ही प्रार्थना होती हो, जहां पत्थरों पर जंग लगी काई उगाई हो और आईवी की बेलें खिड़कियों तक पहुंच गई हों। शांति के लिए बना हुआ कमरा, चिंतन के लिए बना हुआ कमरा। कुछ ही देर में हमारे लिए चाय लाई गई। निताई और युवा फुटमैन द्वारा निभाया गया वह एक गरिमापूर्ण छोटा सा आयोजन था, जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी, जब तक कि वे दोनों चले नहीं गए और जब अरिंदम अपने सामने रखे पत्थरों के बड़े ढेर को देखने लगा। तब मैं 2 मक्खन लगे क्रम्पेट्स के साथ खेलती रही, अपने हाथों से केक के टुकड़े करती रही और अपनी बहुत गर्म चाय पीती रही। कभी कभी वह मेरी ओर देखता और मुस्कुरा देता, फिर अपने पत्रों की ओर लौट जाता। शायद ये पिछले कई महीनों में जमा हुए पत्र थे। मैं सोचने लगी कि मैं यहाँ मृणालिनी रायबाड़ी में उसके जीवन के बारे में कितना कम जानती थी। उसका दिन प्रतिदिन का जीवन कैसा चलता था, वह किन लोगों को जानता था, उसके मित्र कौन थे, पुरुष और स्त्रियां, वह कौन कौन से बिल चुकाता था, अपने घर के बारे में वो कौन कौन से आदेश देता था। पिछले कुछ सप्ताह कितनी तेजी से बीत गए थे। मैं फ्रांस और इटली से होकर उसके साथ यात्रा करती हुई केवल यही सोचती रही थी कि मैं उससे कितना प्रेम करती हूं। मैं वेनिस को उसकी आंखों से देखती थी, उसके शब्दों को दोहराती थी, अतीत और भविष्य के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछती थी। मैं केवल जीवित वर्तमान की उस छोटी सी महिमा से संतुष्ट थी, क्योंकि वह मेरी कल्पना से अधिक प्रसन्न चित्त था, मेरी कल्पना से अधिक स्नेही था। वह 100 अलग अलग सुखद तरीकों से युवा और उत्साही था। वह अरिंदम नहीं था जिससे मैं पहली बार मिली थी। वह अजनबी नहीं था जो रेस्तरां की मेज पर अकेला बैठा सामने देख रहा था, अपने रहस्यमय संसार में डूबा हुआ। मेरा अरिंदम हंसता था और गाता था, पानी में पत्थर फेंकता था, मेरा हाथ पकड़ता था। उसकी भौहों के बीच कोई शिकन नहीं होती थी, उसके कंधों पर कोई बोझ नहीं होता था। मैं उसे एक प्रेमी के रूप में जानती थी, एक मित्र के रूप में जानती थी। और उन सप्ताहों के दौरान मैं भूल गई थी कि उसका अपना एक जीवन भी है, एक व्यवस्थित नियमबद्ध जीवन जिसे उसे फिर से संभालना होगा, उसी तरह जारी रखना होगा जैसे पहले चलता था। और वे बीते हुए सप्ताह केवल एक छोटी सी छुट्टी बनकर रह जाएंगे जिसे पीछे छोड़ दिया गया हो। मैं उसे अपने पत्र पढ़ते हुए देखती रही। मैंने देखा कि एक पत्र पढ़कर उसके माथे पर शिकन आई, दूसरे पर वह मुस्कुराया और अगले को उसने बिना किसी भाव के अलग रख दिया। और मैंने सोचा, ईश्वर की कृपा न होती तो मेरा पत्र भी शायद वहीं पड़ा होता, बॉम्बे से लिखा हुआ। वह उसे उसी उदासीन ढंग से पढ़ता, शायद पहले हस्ताक्षर देखकर थोड़ा उलझता, फिर ऊब भरी जम्हाई के साथ उसे बाकी पत्रों के ढेर में टोकरी के अंदर फेंक देता और अपनी चाय की प्याली उठा लेता। इस विचार ने मुझे ठंडा कर दिया। मेरे और उस जीवन के बीच कितना छोटा सा अंतर रह गया था जो शायद कभी हो सकता था, क्योंकि वह यहां अपनी चाय पीने बैठा होता, ठीक वैसे ही जैसे अब बैठा था, अपने घरेलू जीवन को उसी तरह जारी रखता जैसा वह किसी भी स्थिति में रखता। शायद वह मेरे बारे में अधिक नहीं सोचता, कम से कम पछतावे के साथ तो नहीं। और मैं बॉम्बे में मिसेस मृदुला मुखर्जी के साथ ब्रिज खेलते हुए दिन प्रतिदिन उस पत्र की प्रतीक्षा करती रहती जो कभी आता ही नहीं। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गई और कमरे के चारों ओर देखने लगी। मैं अपने भीतर कुछ आत्मविश्वास भरने की कोशिश कर रही थी, स्वयं को ये वास्तविक रूप से समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं यहां हूं, मृणालिनी रायबाड़ी में,
उस घर में जो चित्र पोस्ट कार्डों में दिखाई देता था, उस प्रसिद्ध मृणालिनी रायबाड़ी में। मुझे स्वयं को यह सिखाना था कि अब यह सब मेरा भी है, जितना उसका है उतना ही मेरा भी। वह गहरी कुर्सी जिस पर मैं बैठी थी, छत तक फैली हुई किताबों की वह विशाल दीवार, दीवारों पर लगे चित्र, बगीचे, जंगल, वो मृणालिनी रायबाड़ी जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, ये सब अब मेरा था। क्योंकि मैं अरिंदम से विवाहित थी। हम यहीं साथ साथ बूढ़े होंगे। हम इसी तरह अपनी चाय के साथ बैठेंगे जैसे अब बैठे हैं, एक वृद्ध दंपति की तरह, अरिंदम और मैं, इन कुत्तों के बाद आने वाले दूसरे कुत्तों के साथ। और पुस्तकालय में वही पुरानी सीलन भरी गंध बनी रहेगी जो अभी थी। जब बच्चे छोटे होंगे, हमारे बच्चे, तब यह कमरा एक सुंदर पुरानी चीजों से भरी हुई अस्त व्यस्त अवस्था और घिसावट का समय देखेगा। क्योंकि मैं उन्हें पहले ही देख सकती थी, सोफे पर फैले हुए, कीचड़ लगे जूतों के साथ, हमेशा अपने साथ मछली पकड़ने की छड़ियां, क्रिकेट के बल्ले, बड़े जेब चाकू और धनुष बाणों का सामान लाते हुए। वहां मेज पर जो उस समय चमकदार और खाली थी, एक दिन एक बदसूरत सा डिब्बा रखा होगा जिसमें तितलियां और पतंगे सजे होंगे, और दूसरा डिब्बा पक्षियों के अंडों से भरा होगा जो रुई में लिपटे होंगे। ये सारा कबाड़ यहां मत रखा करो, मैं कहूंगी, इसे स्कूल रूम में ले जाओ प्यारे बच्चों। और वे एक दूसरे को पुकारते और चिल्लाते हुए दौड़ जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा बच्चा वहीं रह जाएगा, इधर उधर टहलता हुआ। मेरी कल्पना दरवाजा खुलने की आवाज से टूट गई। निताई फुटमैन के साथ चाय के बर्तन हटाने के लिए भीतर आया। मैडम, मिसेस चारूबाला लाहिड़ी जानना चाहती है कि क्या आप अपना कमरा देखना चाहेंगी? उसने मुझसे कहा जब चाय की ट्रे हटा दी गई। अरिंदम ने अपने पत्रों से नजर उठाई। पूर्वी विंग का काम कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ है सर, मेरी राय में। काम करते समय मजदूरों ने काफी अव्यवस्था फैला दी थी, और कुछ समय तक मिसेस चारूबाला लाहिड़ी को डर था कि आपके लौटने से पहले काम पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन वे लोग पिछले सोमवार को सब साफ करके चले गए। मेरा ख्याल है सर, आप वहां बहुत आराम से रहेंगे। घर के उस हिस्से में स्वाभाविक रूप से काफी अधिक रोशनी रहती है। क्या आपने घर में कुछ बदलाव करवाए हैं? ओह, कोई बहुत बड़ा नहीं। अरिंदम ने संक्षेप में कहा। बस पूर्वी विंग के कमरों को फिर से सजवाया और रंग रोगन करवाया है। मैंने सोचा कि हम वही कमरों का हिस्सा अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि निताय कह रहा है, घर का वह भाग कहीं अधिक उजला और प्रसन्न है, और वहां से गुलाबों के बगीचे का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। जब मेरी माँ जीवित थी, तब वह मेहमानों के रहने का भाग हुआ करता था। मैं बस ये पत्र समाप्त कर लूं, फिर ऊपर आकर तुमसे मिलूंगा। जाओ, मिसेस चारूबाला लाहिड़ी से परिचय बढ़ाने की कोशिश करो। इसके लिए यह अच्छा अवसर है। मैं धीरे धीरे उठी। मेरी पुरानी घबराहट फिर लौट आई थी। मैं उसके साथ रुकना चाहती थी, उसका हाथ पकड़कर साथ साथ उन कमरों को देखना चाहती थी। मैं अकेले मिसेस चारूबाला लाहिड़ी के साथ नहीं जाना चाहती थी। अब जब विशाल हॉल खाली था, तो वह और भी अधिक विस्तृत प्रतीत हो रहा था। पत्थर की फर्श पर मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी और छत तक प्रतिध्वनित हो रही थी। उस आवाज से मुझे वैसा ही अपराध बोध हो रहा था जैसा किसी गिरजाघर में होता है। एक झिझक, एक संकोच। चलते समय मेरे पैरों से बेवकूफी सी टप टप की आवाज निकल रही थी, और मैंने सोचा कि निताई, जिसके जूतों के तलवे मुलायम फेल्ट के बने थे, अवश्य मुझे मूर्ख समझ रहा होगा। ये बहुत बड़ा है ना? मैंने कहा। मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही उजली, कुछ ज्यादा ही बनावटी थी, मानो मैं अब भी कोई स्कूली लड़की हूं। लेकिन उसने पूरी गंभीरता से उत्तर दिया, जी हाँ मैडम, मृणालिनी रायबाड़ी बहुत बड़ा स्थान है। हालांकि कुछ अन्य स्थानों जितना बड़ा नहीं, लेकिन पर्याप्त बड़ा है। पुराने समय में यह भोज सभा का हॉल था। आज भी विशेष अवसरों पर इसका उपयोग होता है, जैसे किसी बड़े रात्रि भोज या नृत्य समारोह के लिए। और आप जानती हैं, सप्ताह में एक दिन आम जनता को भी इसे देखने की अनुमति दी जाती है। हाँ, मैंने कहा। अब भी मुझे अपने कदमों की ऊंची आवाज का एहसास हो रहा था। उसके पीछे पीछे चलते हुए मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे भी उन सामान्य दर्शकों में से एक समझ रहा है जो यहां घूमने आते हैं। और सचमुच मैं भी किसी दर्शक की तरह व्यवहार कर रही थी।
विनम्रता से दाएं बाएं देखती हुई, दीवारों पर टंगे हथियारों और चित्रों को निहारती हुई, अपने हाथों से नक्काशीदार सीढ़ियों की रेलिंग को छूती हुई। सीढ़ियों के शीर्ष पर एक काली आकृति मेरा इंतजार कर रही थी। उस सफेद खोपड़ी जैसे चेहरे की ढसी हुई आंखें पूरी एकाग्रता से मुझे देख रही थीं। मैंने पीछे मुड़कर निताई को ढूंढा, लेकिन वह हॉल पार करके दूसरे गलियारे में जा चुका था। अब मैं मिसेस चारूबाला लाहिड़ी के साथ बिल्कुल अकेली थी। मैं बड़ी सीढ़ियां चढ़कर उसकी ओर बढ़ी। वो बिना हिले डुले खड़ी रही। उसके हाथ सामने जुड़े हुए थे और उसकी आंखें एक क्षण के लिए भी मेरे चेहरे से नहीं हटी। मैंने मुस्कुराने का प्रयास किया। उसने मुस्कान का उत्तर नहीं दिया और मैं उसे दोष भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि मेरी मुस्कान का कोई उद्देश्य नहीं था। वह केवल एक मूर्खतापूर्ण, बनावटी और उजली मुस्कान थी। आशा है मैंने आपको अधिक देर प्रतीक्षा नहीं कराई, मैंने कहा। मैडम, समय निर्धारित करना आपका अधिकार है। मैं तो यहाँ केवल आपके आदेशों का पालन करने के लिए हूँ। फिर वह मुड़ी, गैलरी के मेहराब से होती हुई आगे वाले गलियारे की ओर बढ़ी। हम एक चौड़े कालीन बिछे हुए गलियारे से गुजरे, फिर बाईं ओर मुड़े, एक ओक की लकड़ी के दरवाजे से होकर एक संकरी सीढ़ी से नीचे उतरे, फिर वैसे ही दूसरी सीढ़ी चढ़े और अंत में एक और दरवाजे तक पहुंचे। उसने वह दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और स्वयं एक ओर हट गई ताकि मैं भीतर जा सकूं। मैं एक छोटे से बाहरी बैठक कक्ष या बूडवार में पहुंची। वहां एक सोफा, कुछ कुर्सियां और एक लिखने की मेज रखी थी। उससे आगे एक बड़ा दोहरा शयन कक्ष था जिसकी चौड़ी खिड़कियां थीं और उसके पार स्नान घर था। मैं तुरंत खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। नीचे गुलाबों का बगीचा फैला हुआ था। उसके साथ पूर्वी छतरीदार प्रांगण का भाग दिखाई दे रहा था। गुलाबों के बगीचे के आगे एक चिकनी हरी घास की ढलान उठती हुई निकट के जंगलों तक चली गई थी। तो यहां से नदी दिखाई नहीं देता, मैंने मुड़कर मिसेस चारूबाला लाहिड़ी से कहा। नहीं, इस विंग से नहीं। यहाँ से नदी दिखाई भी नहीं देता और उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती। इस विंग से तो आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि नदी कहीं पास में है। उसने यह बात कुछ विचित्र ढंग से कही, मानो उसके शब्दों के पीछे कोई छिपा हुआ अर्थ हो। उसने विशेष रूप से इस विंग शब्दों पर जोर दिया, जैसे यह जताना चाहती हो कि जहां हम इस समय खड़े थे वह कमरों का हिस्सा किसी दृष्टि से हीन था। इस बात का मुझे अफसोस है, मुझे नदी बहुत पसंद है, मैंने कहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस अपने हाथ सामने बांधे मुझे देखती रही। फिर भी यह कमरा बहुत सुंदर है, मैंने कहा। मुझे विश्वास है कि मैं यहां बहुत आराम से रहूंगी। मुझे बताया गया है कि हमारे लौटने के लिए इसे नया सजाया गया है। जी हाँ, उसने कहा। पहले यह कैसा था, मैंने पूछा। इसमें हल्के बैंगनी रंग का वॉलपेपर था और पर्दे भी अलग थे। श्री राय चौधरी को वह कुछ अधिक प्रसन्न नहीं लगता था। इसका उपयोग बहुत कम होता था, केवल कभी कभार आने वाले मेहमानों के लिए। लेकिन श्री राय चौधरी ने अपने पत्रों में विशेष निर्देश दिए थे कि आपको यही कमरा दिया जाए। तो फिर यह पहले उनका शयन कक्ष नहीं था, मैंने पूछा। नहीं मैडम, श्री राय चौधरी ने इस विंग के किसी कमरे का पहले कभी उपयोग नहीं किया। ओह, मैंने कहा। उन्होंने मुझे यह बात नहीं बताई। मैं ड्रेसिंग टेबल की ओर चली गई और अपने बाल संवारने लगी। मेरा सामान पहले ही खोलकर व्यवस्थित कर दिया गया था। मेरी कंघी और ब्रश ट्रे पर करीने से रखे थे। मुझे प्रसन्नता हुई कि अरिंदम ने मुझे ब्रशों का एक अच्छा सेट दिया था और वे अब ड्रेसिंग टेबल पर सजे हुए थे ताकि मिसेस चारूबाला लाहिड़ी उन्हें देख सके। वे बिल्कुल नए थे। उन पर अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ था। उन्हें लेकर मुझे शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विमला ने आपका सामान खोलकर रख दिया है और आपकी निजी दासी के आने तक वही आपकी देखभाल करेगी, मिसेस चारूबाला लाहिड़ी ने कहा। मैंने फिर उसकी ओर मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने ब्रश वापस ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। मेरी कोई निजी दासी नहीं है, मैंने कुछ झिझकते हुए कहा। मुझे विश्वास है कि यदि विमला घर की नौकरानी है तो वह मेरी देखभाल अच्छी तरह कर लेगी।
उसके चेहरे पर वही भाव आ गया जो पहली बार मिलने पर था, जब मैंने अपने दस्ताने अनाड़ीपन से फर्श पर गिरा दिए थे। मुझे डर है कि यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकती। आप जानती हैं, आपके पद की महिलाओं के लिए अपनी निजी दासी होना सामान्य बात है। मेरा चेहरा लाल पड़ गया और मैंने फिर से अपना ब्रश उठा लिया। उसके शब्दों में जो चुभन थी उसे मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई। यदि आपको यह आवश्यक लगता है, मैंने उसकी आंखों से बचते हुए कहा, तो शायद आप ही मेरे लिए किसी का प्रबंध कर दें, कोई युवा लड़की जो सीखना चाहती हो। यदि आपकी यही इच्छा है, निर्णय आपका है। हम दोनों के बीच फिर मौन छा गया। मैं चाहती थी कि वह चली जाए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह वहीं क्यों खड़ी रही, मुझे लगातार देखती हुई, अपने काले वस्त्र पर हाथ बांधे हुए। मेरा ख्याल है कि आप कई वर्षों से मृणालिनी रायबाड़ी में हैं। मैंने बातचीत का नया प्रयास करते हुए कहा, शायद यहां सबसे अधिक समय से। निताई, जितने समय से नहीं। उसने उत्तर दिया। मैंने सोचा उसकी आवाज कितनी निर्जीव और ठंडी थी, वैसी ही जैसी उसका हाथ था जब वह मेरी हथेली में पड़ा था। जब पुराने मालिक जीवित थे और श्री राय चौधरी छोटे लड़के थे, तब भी निताई यहीं था। समझ गई, मैंने कहा। तो आप उसके बाद आई थी? जी हाँ, उसके बाद। एक बार फिर मैंने उसकी ओर देखा और एक बार फिर मेरी नजर उसकी आंखों से मिली। उस सफेद चेहरे में ढसी हुई वे गहरी उदास आंखें, जो न जाने क्यों मेरे भीतर बेचैनी और किसी अनिष्ट की आशंका का एक विचित्र भाव भर रही थी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कुरा नहीं सकी। मैं स्वयं को उन आंखों की पकड़ में पाती थी, ऐसी आंखें जिनमें न कोई प्रकाश था, न मेरे प्रति सहानुभूति की कोई झलक। मैं यहाँ तब आई थी जब पहली मिसेज राय चौधरी नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। उसने कहा। अब तक उसकी आवाज नीरस और सपाट थी, लेकिन इस बार उसमें अचानक कठोरता, जीवंतता और अर्थ भर आया था। उसके दुबले गालों की उभरी हुई हड्डियों पर हल्की सी लालिमा भी उभर आई थी। ये परिवर्तन इतना अचानक था कि मैं चौंक गई और कुछ डर भी गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं या क्या कहूं। ऐसा लगा मानो उसने ऐसे शब्द कह दिए हों जिन्हें कहना वर्जित था, ऐसे शब्द जिन्हें उसने बहुत समय से अपने भीतर छिपा कर रखा था और जिन्हें अब वह और दबाकर नहीं रख सकती थी। फिर भी उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी। वे मुझे दया और तिरस्कार के एक विचित्र मिश्रण के साथ देख रही थी, यहां तक कि मुझे स्वयं पहले से भी अधिक छोटी, अनुभवहीन और जीवन की रीतियों से अनभिज्ञ लगने लगी। मैं स्पष्ट देख सकती थी कि वह मुझसे घृणा करती थी। अपने वर्ग के समस्त अभिमान के साथ वह यह आंक चुकी थी कि मैं कोई उच्च कुलीन महिला नहीं हूं। मैं साधारण हूं, संकोची हूं और आत्मविश्वासहीन हूं। फिर भी उसकी आंखों में केवल तिरस्कार ही नहीं था, निश्चय ही वहां कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो स्पष्ट रूप से घृणा था, या शायद वास्तविक दुर्भावना। मुझे कुछ कहना ही था। मैं यूं ही बैठी नहीं रह सकती थी, अपने बालों के ब्रश से खेलती हुई, उसे यह दिखाते हुए कि मैं उससे कितनी भयभीत और सशंकित हूं। मैंने स्वयं को कहते हुए सुना, मिसेस चारुबाला लाहिड़ी, मुझे आशा है कि हम मित्र बनेंगे और एक दूसरे को समझ सकेंगे। आपको मेरे साथ धैर्य रखना होगा, क्योंकि इस प्रकार का जीवन मेरे लिए बिल्कुल नया है। अब तक मेरा जीवन काफी अलग ढंग से बीता है और मैं सचमुच चाहती हूं कि मैं इसमें सफल हो सकूं और सबसे बढ़कर श्री राय चौधरी को सुखी रख सकूं। मुझे मालूम है कि घर की सारी व्यवस्थाएं मैं आपके भरोसे छोड़ सकती हूं। श्री राय चौधरी ने स्वयं ऐसा कहा है, इसलिए आप सब कुछ उसी प्रकार चलाती रहिए जैसे अब तक चलता आया है। मैं किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहूंगी। मैं रुक गई। मेरी सांस कुछ तेज चल रही थी। अब भी मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास नहीं था और यह भी निश्चित नहीं था कि मैं सही बात कह रही हूं या नहीं। जब मैंने फिर उसकी ओर देखा तो पाया कि वह मुझे ध्यान से देख रही थी। बहुत अच्छा। मुझे आशा है कि मैं सब कुछ आपकी संतुष्टि के अनुसार कर सकूंगी। अब 1 वर्ष से अधिक समय से यह घर मेरी देखरेख में है और श्री राय चौधरी ने कभी कोई शिकायत नहीं की।
हाँ, जब स्वर्गीय श्रीमती राय चौधरी जीवित थीं, तब बात कुछ और थी। उस समय बहुत मेहमान आते थे, बहुत सी दावतें और समारोह होते थे। यद्यपि सारी व्यवस्था मैं ही करती थी, फिर भी उन्हें स्वयं हर बात की निगरानी करना पसंद था। एक बार फिर मुझे लगा कि वह अपने शब्द बहुत सोच समझकर चुन रही है, मानो वह धीरे धीरे मेरे मन को टटोल रही हो और मेरे चेहरे पर उनके प्रभाव को परख रही हो। मैं तो सब कुछ आपके ही भरोसे छोड़ना चाहूंगी, मैंने फिर कहा। वास्तव में यही मुझे अधिक उचित लगता है। उसके चेहरे पर फिर वही भाव उभर आया जो मैंने पहले देखा था, जब हॉल में पहली बार उससे हाथ मिलाया था। निश्चित ही उपहास का, स्पष्ट तिरस्कार का। उसे पता था कि मैं कभी उसका सामना नहीं कर पाऊंगी, और यह भी कि मैं उससे डरती हूं। क्या मैं आपके लिए और कुछ कर सकती हूँ? उसने पूछा और दिखावे के लिए कमरे पर एक नजर डाली। नहीं, मैंने कहा। नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे सब कुछ मिल गया है। मैं यहां बहुत आराम से रहूंगी। आपने इस कमरे को कितना सुंदर बना दिया है। ये अंतिम वाक्य मानो उसकी स्वीकृति पाने के लिए किया गया मेरा अंतिम विनम्र प्रयास था। उसने केवल कंधे उचकाए, फिर भी वह मुस्कुराई नहीं। मैंने तो केवल श्री राय चौधरी के निर्देशों का पालन किया है। उसने कहा। वह दरवाजे पर ठिठक गई। उसका हाथ खुले दरवाजे के हैंडल पर था। ऐसा लग रहा था मानो वह मुझसे अभी कुछ और कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों का निर्णय नहीं कर पा रही हो। फिर भी वह वहीं खड़ी रही, जैसे मेरी ओर से किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही हो। मैं चाहती थी कि वह चली जाए। वह वहां खड़ी किसी छाया जैसी लग रही थी, अपनी ढसी हुई आंखों से मुझे देखती हुई, मेरा मूल्यांकन करती हुई, उस मृत सी खोपड़ी जैसे चेहरे के भीतर से। यदि आपको यहाँ कोई भी चीज पसंद न आए तो आप मुझे तुरंत बता देंगी। उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। हाँ, अवश्य, मिसेस चारूबाला लाहिड़ी। लेकिन मैं जानती थी कि वह वास्तव में ये बात नहीं कहना चाहती थी। हमारे बीच फिर एक बार मौन छा गया। यदि श्री राय चौधरी अपने बड़े कपड़ों की अलमारी के बारे में पूछें, तो आप उनसे कह दीजिएगा कि उसे यहां लाना असंभव था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वह इन संकरे दरवाजों से निकल ही नहीं सकती थी। इस विंग के कमरे पश्चिमी विंग के कमरों से छोटे हैं। यदि उन्हें इस कमरे की व्यवस्था पसंद न आए तो वे मुझे बता दें। इन कमरों को सजाना आसान नहीं था। कृपया इसकी चिंता मत कीजिए, मिसेस चारूबाला लाहिड़ी, मैंने कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें सब कुछ पसंद आएगा, लेकिन मुझे दुख है कि आपको इसके लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ी। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि उन्होंने कमरों को दोबारा सजवाया और नया फर्नीचर लगवाया है। उन्हें इतना कष्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे विश्वास है कि मैं पश्चिमी विंग में भी उतनी ही प्रसन्न और आराम से रहती। उसने मुझे एक विचित्र दृष्टि से देखा और दरवाजे का हैंडल घुमाने लगी। श्री राय चौधरी ने कहा था कि आप घर के इसी हिस्से में रहना पसंद करेंगी। पश्चिमी विंग के कमरे बहुत पुराने हैं। वहां बड़े स्वीट का शयन कक्ष इस कमरे से दुगुना बड़ा है। वह बहुत सुंदर कमरा है, जिसकी छत पर सुंदर घुमावदार नक्काशी है। वहां की टेपेस्ट्री वाली कुर्सियां अत्यंत मूल्यवान हैं और नक्काशीदार अग्निकुंड भी। वह पूरे घर का सबसे सुंदर कमरा है और उसकी खिड़कियां लॉन के पार सीधे नदी की ओर खुलती हैं। मुझे असहजता महसूस हुई। मैं कुछ संकोच में पड़ गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह इतनी दबी हुई कटुता के साथ क्यों बोल रही थी। साथ ही उसके शब्दों से ऐसा भी लग रहा था मानो यह कमरा जहां मुझे ठहराया गया था किसी प्रकार निम्न स्तर का हो, मृणालिनी रायबाड़ी की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं, जैसे किसी दूसरे दर्जे के व्यक्ति के लिए दूसरा दर्जे का कमरा। शायद श्री राय चौधरी ने सबसे सुंदर कमरा जनता को दिखाने के लिए सुरक्षित रखा होगा, मैंने कहा। वह अब भी दरवाजे का हैंडल घुमा रही थी। फिर उसने मेरी ओर देखा। उत्तर देने से पहले वह कुछ क्षण मेरी आंखों को पढ़ती रही। जब उसने उत्तर दिया तो उसकी आवाज पहले से भी अधिक धीमी और भावहीन थी। शयन कक्ष कभी जनता को नहीं दिखाए जाते,
केवल हॉल, गैलरी और नीचे का कमरा दिखाया जाता है। वह एक क्षण के लिए रुकी। उसकी आंखें अब भी मुझे परख रही थीं। जब श्रीमती राय चौधरी जीवित थीं, तब वे लोग पश्चिमी विंग में रहते थे और उन्हीं कमरों का उपयोग करते थे। जिस बड़े कमरे की मैं अभी बात कर रही थी, जिसकी खिड़कियां नदी की ओर खुलती हैं, वही श्रीमती राय चौधरी का शयन कक्ष था। उसी क्षण मैंने उसके चेहरे पर एक छाया सी लहराते देखी। वह दीवार से सटकर पीछे हट गई, मानो स्वयं को अदृश्य कर लेना चाहती हो, क्योंकि बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और अरिंदम कमरे में आ गया। कैसा लगा? सब ठीक है? तुम्हें लगता है कि तुम्हें यह कमरा पसंद आएगा? वह उत्साह से चारों ओर देखने लगा, बिल्कुल किसी प्रसन्न स्कूली लड़के की तरह। मैं हमेशा से सोचता था कि यह बहुत आकर्षक कमरा है। इतने वर्षों तक इसे केवल अतिथि कक्ष के रूप में इस्तेमाल करना इसकी बर्बादी थी, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि इसमें बहुत संभावनाएं हैं। आपने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है, मिसेस चारुबाला लाहिड़ी। मैं आपको पूरे अंक देता हूं। धन्यवाद सर, उसने कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर वह मुड़ी और धीरे से दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर चली गई। अरिंदम खिड़की के पास गया और बाहर झुककर देखने लगा। मुझे यह गुलाबों का बगीचा बहुत प्रिय है। मेरी सबसे पहली स्मृतियों में से एक यह है कि मैं अपने छोटे छोटे डगमगाते पैरों पर अपनी मां के पीछे पीछे चलता था, जबकि वह गुलाबों के मुरझाए हुए फूल तोड़ती जाती थी। इस कमरे में कुछ ऐसा है जो मन को शांति और प्रसन्नता देता है, और यह बहुत शांत भी है। यहां बैठकर तो कोई सोच भी नहीं सकता कि नदी केवल 5 मिनट की दूरी पर है। मिसेस चारुबाला लाहिड़ी भी यही कह रही थी, मैंने उससे कहा। वह खिड़की से हटाया। वह कमरे में इधर उधर टहलने लगा, चीजों को छूता हुआ, चित्रों को देखता हुआ, अलमारियां खोलता हुआ और मेरे उन कपड़ों को हाथ से टटोलता हुआ जिन्हें पहले ही खोलकर सजा दिया गया था। बूढ़ी चारुबाला लाहिड़ी के साथ तुम्हारी कैसी निभी? उसने अचानक पूछा। मैं उसकी ओर से मुड़ गई और फिर आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारने लगी। वह मुझे बस थोड़ी सी रूखी लगी। मैंने 1-2 क्षण बाद कहा, शायद उसे लगा होगा कि मैं घर के कामकाज में दखल दूंगी। मुझे नहीं लगता कि उसे उससे कोई आपत्ति होती, उसने कहा। मैंने ऊपर देखा। वह आईने में दिखाई दे रहे मेरे प्रतिबिंब को देख रहा था। फिर वह मुड़कर दोबारा खिड़की के पास चला गया। वह बहुत धीमे स्वर में सीटी बजा रहा था और अपनी एड़ियों पर आगे पीछे झूल रहा था। उसकी परवाह मत करो। वह कई मायनों में एक असाधारण स्वभाव की औरत है, और शायद किसी दूसरी स्त्री के लिए उसके साथ निभाना बहुत आसान नहीं है। तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर वह सचमुच बहुत परेशान करने लगे तो हम उसे यहां से हटा देंगे, लेकिन वह बहुत कुशल है और घर गृहस्थी की सारी चिंताएं तुम्हारे सिर से उतार देगी। मेरा ख्याल है कि वह नौकरों पर थोड़ा रोब जरूर जमाती होगी, लेकिन मुझ पर रोब जमाने की उसकी हिम्मत नहीं है। अगर उसने कभी ऐसी कोशिश की होती तो मैं बहुत पहले ही उसे नौकरी से निकाल चुका होता। मुझे लगता है जब वह मुझे थोड़ा और अच्छी तरह जान जाएगी तो हम दोनों की अच्छी निभेगी, मैंने जल्दी से कहा। आखिर शुरू में उसका मुझसे थोड़ा बहुत खिन्न होना स्वाभाविक ही है। तुमसे खिन्न? वह तुमसे क्यों खिन्न होगी? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वह खिड़की से मुड़ा। उसके चेहरे पर एक विचित्र सा भाव था, आधा क्रोध, आधी झुंझलाहट। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे मेरी बात का इतना बुरा क्यों लगा, और मुझे इच्छा हुई कि काश मैंने कुछ और कहा होता। मेरा मतलब यह है कि किसी गृह प्रबंधिका के लिए अकेले रहने वाले पुरुष का घर संभालना कहीं अधिक आसान होता होगा, मैंने कहा। शायद उसे उसी तरह रहने की आदत हो गई थी, और संभव है कि उसे डर हो कि मैं बहुत हुक्म चलाने वाली निकलूं। हुक्म चलाने वाली? हे भगवान, अगर तुम ऐसा सोचती हो। लेकिन फिर वह रुक गया। वह मेरे पास आया और मेरे सिर के ऊपर हल्के से चूम लिया। आओ, मिसेस चारुबाला लाहिड़ी को भूल जाएं। सच कहूं तो वह मुझे ज्यादा दिलचस्प नहीं लगती। चलो मैं तुम्हें मृणालिनी रायबाड़ी का कुछ और हिस्सा दिखाता हूं।
उस शाम फिर मेरी मिसेस चारूबाला लाहिड़ी से मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद हमने उसके बारे में कोई बात भी नहीं की। जब मैंने उसे अपने विचारों से निकाल दिया तो मैं कुछ अधिक प्रसन्न महसूस करने लगी। अब मुझे अपने आप को उतना बाहरी व्यक्ति नहीं लग रहा था और जब हम नीचे के कमरों में घूमते रहे, चित्रों को देखते रहे और अरिंदम ने मेरा कंधा अपने हाथ से घेर लिया, तब मुझे धीरे धीरे वैसी ही अनुभूति होने लगी जैसी मैं बनना चाहती थी। वही स्त्री जिसकी मैंने अपने सपनों में कल्पना की थी, जिसने मृणालिनी रायबाड़ी को अपना घर बना लिया था। अब हॉल की पत्थर की फर्श पर मेरे कदमों की आवाज मुझे मूर्खतापूर्ण नहीं लग रही थी, क्योंकि अरिंदम के कीलों वाले जूतों की आवाज मेरे कदमों से कहीं अधिक गूंज रही थी और दोनों कुत्तों के छोटे छोटे पंजों की टप टप एक सुखद और सुकून देने वाला संगीत सी लग रही थी। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि यह हमारी वापसी की पहली ही शाम थी। चित्रों को देखने में इतना समय लग गया कि जब अरिंदम ने घड़ी की ओर देखा तो उसने कहा कि अब रात के भोजन के लिए कपड़े बदलने में बहुत देर हो चुकी है। इस प्रकार मैं उस असहज स्थिति से बच गई जिसमें नौकरानी विमला मुझसे पूछती कि मुझे क्या पहनना है, मुझे तैयार होने में सहायता करती और फिर मुझे उन लंबी सीढ़ियों से उतरकर हॉल में जाना पड़ता, नंगे कंधों के साथ, ठंड महसूस करती हुई, उस पोशाक में जो मिसेस मृदुला मुखर्जी ने मुझे इसलिए दे दी थी क्योंकि वह उनकी बेटी पर अच्छी नहीं लगती थी। मैं उस गंभीर और औपचारिक भोजन से डर रही थी जो उस कठोर भोजन कक्ष में होना था। लेकिन अब केवल इस छोटी सी बात के कारण कि हमने कपड़े नहीं बदले, सब कुछ सहज और सरल हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम रेस्तरां में साथ बैठकर भोजन किया करते थे। मैं अपनी सूती की साड़ी में सहज थी। मैं हंस रही थी और इटली तथा फ्रांस में देखी हुई बातों पर चर्चा कर रही थी। हमने अपनी यात्रा के कुछ फोटोग्राफ भी मेज पर फैला रखे थे। निताई और फुटमैन मेरे लिए वैसे ही तटस्थ लोग थे जैसे पहले रेस्तरां के वेटर हुआ करते थे। वे मुझे उस तरह नहीं घूर रहे थे जैसे मिसेस चारूबाला लाहिड़ी घूर रही थी। रात्रि भोज के बाद हम पुस्तकालय में बैठ गए। थोड़ी देर बाद पर्दे खींच दिए गए और आग में कुछ और लकड़ियां डाल दी गईं। मई के महीने के लिए मौसम कुछ ठंडा था। जलती हुई लकड़ियों से निकलती स्थिर गर्माहट मुझे बहुत सुखद लग रही थी। हमारे लिए इस प्रकार रात्रि भोज के बाद साथ बैठना बिल्कुल नया अनुभव था। इटली में तो हम भोजन के बाद घूमने निकल जाते थे, पैदल चलते या मोटर से निकल पड़ते, छोटे छोटे कैफे में बैठते या पुलों पर झुककर पानी देखते रहते। यहां अरिंदम स्वाभाविक रूप से अग्निकुंड के बाईं ओर रखी अपनी कुर्सी की ओर बढ़ा और हाथ बढ़ाकर अखबार उठा लिया। उसने एक बड़ा गद्दा अपने सिर के पीछे ठीक किया और सिगरेट सुलगा ली। यही उसकी रोजमर्रा की आदत है। मैंने सोचा, वह हमेशा यही करता होगा, वर्षों से उसका यही नियम रहा होगा। उसने मेरी ओर नहीं देखा। वह आराम से अपना अखबार पढ़ता रहा, संतुष्ट, निश्चिंत, मानो फिर से अपने जीवन की उसी परिचित लय में लौट आया हो, अपने घर का स्वामी। और जब मैं वहां बैठी थी, ठुड्डी दोनों हाथों पर टिकाए, विचारों में डूबी हुई, एक स्पैनियल के मुलायम कानों को सहलाती हुई, तभी अचानक मेरे मन में यह बात आई कि उस कुर्सी पर बैठने वाली मैं पहली स्त्री नहीं हूं। मुझसे पहले भी कोई वहां बैठा था और निश्चय ही उसके शरीर की छाप उन गद्दों पर रह गई होगी, उस बांह पर जहां उसका हाथ टिका रहता था। किसी दूसरी स्त्री ने भी उसी चांदी की कॉफी पॉट से कॉफी उंडेली होगी, उसी तरह प्याला अपने होठों तक उठाया होगा, उसी तरह कुत्ते की ओर झुकी होगी जैसे मैं इस समय झुकी हुई थी। अनजाने ही मैं कांप उठी, मानो किसी ने पीछे का दरवाजा खोल दिया हो और कमरे में ठंडी हवा का झोंका आ गया हो। मैं मृणालिनी की कुर्सी पर बैठी थी। मैं मृणालिनी के गद्दे से टेक लगाए हुए थी और कुत्ता मेरे पास आकर अपना सिर मेरी गोद में इसलिए रखे था क्योंकि ये उसकी पुरानी आदत थी। उसे याद था कि पहले इसी स्थान पर मृणालिनी उसे चीनी का टुकड़ा दिया करती थी। मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर आकर मेरी कहानियां सुनते हैं। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर एक सुनवाई, हर एक प्रतिक्रिया
मुझे और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आपका यह छोटा सा समर्थन मेरे इस सफर को और भी खूबसूरत बना देता है। धन्यवाद।